133 mm. ठीक है। Calculate rate of reaction in atmosphere minute inverse. बस 2 है सर, और एक है मोल पर लीटर पर सेकेंड। अच्छा, मोल पर लीटर पर सेकंड। तो दो चीज क्या बोला ना कि रेट निकाल के दिखाओ 1 मिनट में और एक रेट निकाल के दिखाओ सेकंड में, और ज्यादा कुछ नहीं बोला गया। ठीक है, दोनों क्वेश्चन का बस यही सेंस बनता है, एक कैलकुलेशन मिनट में और एक सेकंड में। तो रेट से मेन काम है। देखिए पिछले क्लास में आपको यह बताया गया था कि अगर कभी भी कोई एक केमिकल रिएक्शन होता है तो जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा दैट इज नेगेटिव ऑफ 1 by स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट, उसके साथ में डी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बाय dt, ऐसा पढ़े थे इंस्टेंटेनियस के लिए। और अगर वैसा ही कुछ ले लें तो -1 by स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा कंसंट्रेशन रिएक्टेंट बाय डेल्टा टी। ये किसके लिए पढ़े थे हम लोग? एवरेज रेट के लिए, बस याद कर लीजिए। ठीक है, ये इंस्टेंटेनियस रेट का था और ये एवरेज। अगर आप टाइम देख रहे हैं 25 मिनट्स, तो आपको क्या सुटेबल लगता है, डी की डेल्टा? डेल्टा। ठीक है, सुटेबल बात डेल्टा। ठीक है, पहला चीज वहां से हम लोग डिसाइड कर लिए। दूसरा चीज अब सुनिए, अगर कभी गैसियस सब्सटेंस होता है, एक छोटा सा रिलेशन दिखाते हैं गैस से रिलेटेड, शायद ये आपको पता है, कंफर्म कीजिए। यस सर। ठीक है, अब इस v को बस नीचे भेज रहे हैं, n/v RT, समझ रहे हैं? p को हम लिख सकते हैं मोलारिटी मल्टीप्लाइड बाय RT। ठीक है, अब समझ के पूरा का पूरा काम एक फिक्स टेम्परेचर पे हो रहा है, जो आप बोले थे हम लिखे नहीं है। पूरा का पूरा काम एक फिक्स टेम्परेचर पे हो रहा है जो आप मेंशन किए, मगर हम यहाँ पे लिखे नहीं। वो कांस्टेंट R कांस्टेंट, ये और ये दोनों, तो आप कह सकते हैं किसके किसके बीच का रिलेशन मिला? जो पार्शियल प्रेशर है प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन। अब इसका क्या काम है इस क्वेश्चन में? देखिए मेरा काम केवल क्वेश्चन बनाना नहीं है, हमको समझाना भी है कि उस क्वेश्चन में हो क्या रहा है। एक क्वेश्चन आपके थ्योरी की तरह काम करेगा, आप बिल्कुल उस कॉन्सेप्ट पे चले। ठीक है, सबको ही थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगर कभी भी लिक्विड या फिर सॉलिड का केस है, वैसे केस में यूज कंसंट्रेशन, उस समय क्या करेंगे? कंसंट्रेशन यूज करेंगे। कहां पे? जब आप रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं वहां पे। ठीक है, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कंसंट्रेशन। दूसरा बात, अगर गैसियस सब्सटेंस हुआ, कंसंट्रेशन के प्लेस पे देख रहे हैं ना, कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल प्रेशर होता है। गैस के केस में आप कंसंट्रेशन ना यूज करके उसके जगह पे प्रेशर यूज करेंगे। तो एडिशनल बात है, अगर लिक्विड और सॉलिड है तो कंसंट्रेशन, गैस है तो प्रेशर। आपको ये चीज क्लियर हो गया? इतना ध्यान रखिएगा। आज के लिए थोड़ा नया बात बस यही है। ठीक है, आज के लिए नया बात यही है। अब इतने कॉन्सेप्ट के साथ अब क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन यहां से हम सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्यूशन मेरा यहां से स्टार्ट हो रहा है, उससे पहले थोड़ा प्रिपरेशन था। N2O5 gives N2O4। अच्छा उमन, क्या इक्वेशन दिया है या हम खुद से फॉर्म करें? दिया हुआ है सर। क्या दिया है? N2O5 gives N2O4 plus हाफ O2। ठीक है, अब देखिए ये काम कैसे करेगा उस बात को समझिए। इनिशियली टाइम t इक्वल टू 0 पे मान लीजिए इसके कारण प्रेशर P था, जो होगा इसी के कारण प्रोडक्ट उस समय 0 टाइम t इक्वल्स टू t पे जो कॉन्सेप्ट सीखे हैं बस उसी पे चलिए। ये P 1 माइनस अल्फा होगा। ठीक है, P 1 माइनस अल्फा, ये कितना? P अल्फा, ये कितना? P अल्फा। समझे इतना? अच्छा, अब आपसे एक चीज पूछे, ये अल्फा जो है ये फ्रैक्शन भी ले सकते हैं और दूसरा पार्शियल प्रेशर भी लिख सकते हैं। मीनिंग नहीं समझे आप क्या बोले? फिर से एक बार सुनिएगा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और दोनों में से कोई एक ही चीज यूज कीजिएगा। आप इसको P माइनस x और हाफ x भी लिख सकते हैं, यहां भी हाफ लगेगा।
बोलिए क्या आप समझे, ऐसे और ऐसे दोनों तरीके से लिखा जा सकता है। यस सर। ठीक है, अब हम आपसे एक चीज पूछे, x कौन, यहां पे x है कौन, तो x दैट इज द डिक्रीज इन प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। और P माइनस एक्स क्या है, आफ्टर रिएक्शन, आफ्टर टाइम t द प्रेशर एक्सर्टेड बाय रिएक्टेंट। P माइनस एक्स क्या है, आफ्टर टाइम t प्रेशर एक्सर्टेड बाय रिएक्टेंट। x कौन है, डिक्रीज इन प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। तो उसी को अगर आप प्रोडक्ट के सेंस में बोलेंगे तो x कौन है, इट इज द प्रेशर अप्लाइड बाय प्रोडक्ट N2O4। x/2 कौन है, इट इज द प्रेशर अप्लाइड बाय प्रोडक्ट ऑक्सीजन, ठीक है। ये चीज लिखा गया। अब ये मेरे किस काम का, देखिए अगर कोई आपसे ये बोले कि टोटल प्रेशर बताओ, तो आप बोलिएगा देखिए उस कंटेनर के अंदर जो प्रेशर है वो मेरे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के कारण है। क्या आप इस बात को समझे, एक डब्बे के अंदर रिएक्टेंट डाले, थोड़ी देर में रिएक्शन करके कुछ रिएक्टेंट बचा, कुछ प्रोडक्ट भी बचा, तो डब्बे के अंदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों प्रेजेंट है। तो अब डब्बे के अंदर जो टोटल प्रेशर होगा वो केवल रिएक्टेंट के कारण होगा या केवल प्रोडक्ट के कारण होगा या दोनों के कारण होगा, दोनों के कारण होगा। तो टोटल प्रेशर में एट टाइम t जो टोटल प्रेशर Pt है दैट इज इक्वल्स टू द सम ऑफ ऑल प्रेशर्स एक्सर्टेड बाय रिएक्टेंट एज वेल एज प्रोडक्ट। तो P माइनस एक्स सिंपली ऐड कर दे प्लस 1/2x, ये तो P टोटल मेरे पास कितना आया, दैट इज इक्वल्स टू P प्लस हाफ x/2 या हाफ x। अब देखिए इनिशियल प्रेशर दिया 114, ठीक है, टोटल प्रेशर दिया 113, क्या आपको ऐसा नहीं लगता है 133 इज इक्वल्स टू P के जगह 114 प्लस x/2 से आप x निकाल लेंगे तो x का वैल्यू ये इधर आया, कितना बन गया 19, 2 से मल्टीप्लाई होके 38, ठीक 38, तो 38 mm ऑफ Hg। कोई बताएगा हम क्या अचीव कर लिए यहाँ पे, क्या है प्रेशर ऑफ N2O4। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4 एट टाइम t। क्या आपको t का वैल्यू पता है, क्या आपको t का 25 मिनट्स। सारा डेटा मिला, जैसे आपके पास डेटा मिला अब आप पुट करना स्टार्ट करें, कैलकुलेशन हो जाएगा। कैसे होगा, तो आप अगर यहां से कैलकुलेट कर रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शन, देखिए रेट आपको निकालना था, तो रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन आप क्या लिख सकते हैं, N2O5 के रिस्पेक्ट में माइनस, ठीक है, माइनस उसके बाद D या डेल्टा पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O5 और डिवीजन में डेल्टा T, तो माइनस तो है ही, अब डेल्टा P N2O5 कितना मिलेगा हम लोग को, कितना, ये 38 नहीं, गलत 140 माइनस 30। हाँ ये सही है। अरे N2O5 का ना मांग रहे भाई, तो वो तो P माइनस एक्स के ना बराबर होगा, नहीं समझ, डेल्टा P ना चाहिए हम लोग को, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे 140। अच्छा ये जो है ये मेरे पास ये, ठीक है, यस सर, ये चेंज इन प्रेशर, तो उस समय पे हम लोग x यूज करेंगे कि P माइनस एक्स यूज करेंगे, x तो यूज करेंगे, वही पूछ रहे हैं, P माइनस x यूज करेंगे सर, P माइनस एक्स यूज करेंगे। इसके कारण जो प्रेशर हो रहा है हम लोग उसको यूज करेंगे, ठीक है। अच्छा दूसरा, अभी उमंग का क्या कहना था वो सुन लीजिए सब कोई, ठीक है, समझिएगा। उसका ये कहना था कि सर आप यहाँ डेल्टा P लिखे ना, तो डेल्टा P का मतलब होता है चेंज इन प्रेशर, ठीक है, डेल्टा P का मतलब होता है चेंज इन प्रेशर। हम बोले ठीक, तो फिर उसके बाद उसके दिमाग में क्या चल रहा था
कि इनिशियल माइनस फाइनल कीजिए, इनिशियल माइनस फाइनल कीजिए तब तो चेंज निकलेगा, या फाइनल माइनस इनिशियल कीजिए। मतलब जब तक आप सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, समझे वो क्या कहना चाहता है? सबको ध्यान दीजिएगा, वो बहुत अच्छा बात बोला है कि सर इनिशियल माइनस फाइनल कीजिए या फाइनल माइनस इनिशियल कीजिए मगर चेंज निकालिए, ठीक है। तो हम क्या समझे कि उसका कहना है स्टार्टिंग 0 पे प्रेशर P, फाइनली इस सब्सटेंस का प्रेशर P माइनस एक्स, दोनों का डिफरेंस निकालिए तब हम उसको चेंज बोलेंगे। लड़का बिल्कुल सही बोल रहा है, ठीक है। देखिए यहां पे यूज होगा माइनस एक्स और इसके डिवीजन में आएगा मेरा डेल्टा टी, समझे। अब आपके पास x का वैल्यू है, आपके पास डेल्टा t है, आप उसको पुट कर ले, आपका आंसर मिल जाएगा। क्या क्लियर हुआ? देखिए ये पूरा कॉन्सेप्ट था, आप पूरे क्वेश्चन को यहां से रिलेट करके सोचिए। इसमें सबसे पहले इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट लगा है, इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट लगा है, उसके बाद जाके प्रेशर कैलकुलेट हुआ, फाइनली रेट ऑफ रिएक्शन के लिए चेंज इन प्रेशर चाहिए, जिसके लिए हम फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो वो माइनस एक्स आएगा, और x का वैल्यू कैलकुलेटेड है, डेल्टा टी मेरे क्वेश्चन में दिया है, हम उसको पुट करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन निकल जाएगा विद रिस्पेक्ट टू N2O5, ठीक है। चलिए कुछ डाउट तो पूछा जाए, नहीं तो नोट कीजिए, समझे उमंग? एटमॉस्फेयर में कैसे चेंज करेंगे? यूनिट बहुत दिक्कत देता है। एटमॉस्फेयर में यूनिट, ओ आंसर पूरा बोर्ड भरवा दिए हैं। देखिए अच्छा 1 ATM 760 mm ऑफ Hg के बराबर, ठीक है। तो 1 mm 1/760 ATM के बराबर। अब बोलिए क्या 38 को भी चेंज करके दिखा दे? नहीं उतना। ठीक, कर लीजिए। और कहीं किसी को कुछ डाउट तो पूछिए। सर अब इसी को अगर मोल पर लीटर वाला में करना हो तो? किसको? मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स से करके अगर इसको देखा जाए तो मोल पर लीटर पर सेकंड में रेट ऑफ रिएक्शन देखें, मोल पर तो हम लोग के पास है। हाँ, तो दूसरा वाला अगर टर्म निकाल के देखें मोल पर लीटर पर, उसमें कंसंट्रेशन वाला, कंसंट्रेशन हम आपको बता रहे हैं ना। सुनिए, अगर आप इसको कंसंट्रेशन में चेंज करना चाहते हैं तो प्रेशर निकला ना, वहां से आप कंसंट्रेशन नहीं निकाल लीजिएगा, एम। चलिए ठीक, वो भी यहाँ पे इधर साइड में दिख रहा है, प्रेशर टू कंसंट्रेशन चेंज, ठीक है। प्रेशर से कंसंट्रेशन चेंज, सीधा इसको उठा रहे हैं। m इज इक्वल्स टू, क्योंकि मोलारिटी रहेगा, c से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, P/RT। P मिला हुआ है, R आप जानते हैं, T का वैल्यू क्वेश्चन में दिया है, आप उसको पुट कर देंगे, कंसंट्रेशन निकल जाएगा। यस सर, बस वही काम करना है, ठीक है। क्वेश्चन इतना बड़ा नहीं है, क्वेश्चन बस वहां पे उतने में खत्म हो जाएगा। हटा दे इसको। यस। और किसी का क्वेश्चन? नेक्स्ट पार्ट रेट लॉ, इस पे डिस्कशन है, रेट लॉ एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मेन आज का टॉपिक यही है। कौन क्या होता है, कैसे होता है, थोड़ा देखते चलिएगा, पॉइंट बाय पॉइंट समझिएगा। मान लीजिए कोई भी एक हाइपोथेटिकल बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है, हाइपोथेटिकल, जिसमें A मोल A B मोल B से मल्टीप्लाई हुआ और ये रिवर्सिबली, ठीक है, प्रोवाइड कर रहा है C मोल C और D मोल D प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। सबसे पहला चीज जो जानते हैं थोड़ा उस पे काम कर ले। अगर हमसे पूछा गया कि बताओ रेट ऑफ रिएक्शन, तो रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग लिखेंगे -1/A इंस्टेंटेनियस रेट, D कंसंट्रेशन A बाई dt। इसी चीज को हम लोग लिखेंगे -1/B D कंसंट्रेशन ऑफ D बाई dt। ये हो गया रिएक्टेंट के बेसिस पे। अब प्रोडक्ट के बेसिस पे प्लस में 1/C D कंसंट्रेशन ऑफ C बाई dt और प्लस में 1/D D कंसंट्रेशन ऑफ D बाई dt, ऐसा कुछ। ये हो गया प्रोडक्ट और ये हो गया रिएक्टेंट। अब इसी में अगर हम लोग यूज करें लॉ ऑफ मास एक्शन, देखिएगा लॉ ऑफ मास एक्शन, क्या आपको याद है लॉ ऑफ मास एक्शन? कहीं आप पढ़े हैं 11th क्लास में? केमिकल इक्विलिब्रियम है ना, केमिकल इक्विलिब्रियम, वाह
लॉ ऑफ मास एक्शन देखिए क्या कहता है, लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है, इसके अकॉर्डिंग रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, ये कहना है उसका। इसी में एडिशनल लेके चलते हैं, इसी में एडिशनल लेके चलते हैं, सच दैट थोड़ा मिस, सच दैट स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट्स रेज्ड पावर टू देम, ठीक है। बोलने के लिए तो केवल ये लाइन होता है कि रेट इज प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, मगर उसमें एडिशनल हम लोग जानते हैं कि जो भी स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट होगा, लाइक ये स्मॉल लेटर वाला ए बी सी डी, वो कहां जाएगा, उसके पावर में जाएगा। तो अगर हम रिएक्टेंट पे बात करें तो रेट ऑफ रिएक्शन अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर ए इनटू कंसंट्रेशन ऑफ बी टू द पावर बी। बोलिए सही कि गलत, सोच के, अरे हाँ ना कुछ भी सही है, ये सही। अच्छा यहाँ पे के यूज किए, के कौन, के एक वेलोसिटी कांस्टेंट, के एक वेलोसिटी कांस्टेंट और रेट कांस्टेंट, ठीक है। अगर क्योंकि हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में ले रहे हैं, देखिए रिएक्टेंट, तो इसको के एफ कहते हैं, ठीक है। तो के एफ यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट, या फिर आप इसको कह सकते हैं इट इज रेट कांस्टेंट, या फिर इसका एक नाम क्या हो जाएगा, रेट कांस्टेंट। कौन से डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन रिएक्शन के लिए, ठीक है। ये हुआ अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन जो पढ़े थे हम। इसको इसलिए लिखे ना ताकि हम आपको डिफरेंस दिखा सके। देखिए इसका काम यहाँ नहीं होता है, मगर ये डिफरेंस दिखाना होता है। अब देखिए अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, रेट ऑफ रिएक्शन वाला जो लॉ होता है, रेट प्रोपोर्शनल टू, रेट ऑफ रिएक्शन प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, और इसके पावर में समथिंग x। देखिए आपके इक्वेशन में कहीं x लिखा है, एक बार चेक कीजिए, नहीं है, तो वो x है कौन, वो x है कौन, x can be obtained from experimental data, ठीक है। मतलब क्या हम इसको थ्योरेटिकली नहीं निकाल सकते, नहीं। केमिस्ट्री ये कहता है कि जब आप रेट लॉ लिखते हैं, नॉट लॉ ऑफ मास एक्शन, जब आप रेट लॉ लिखते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और उसके पावर में कोई एक वैल्यू x, कोई एक अननोन x, कोई एक कांस्टेंट x, और वो x कैसे निकलेगा, वो x हमेशा एक्सपेरिमेंटल डेटा से निकलेगा। तो क्या हम एक्सपेरिमेंट करने जाएं, नहीं, आपको डेटा प्रोवाइड करके देगा, आपको टैबुलर फॉर्म में डेटा देगा और आपको उसको यूज करना है और उसके बेसिस पे x निकालना है, ठीक है, उसके बेसिस पे x निकालना है। अब उस x का मीनिंग समझिएगा। यहाँ पे अगर हम रेट को ऐसे लिख दे के कंसंट्रेशन ऑफ A, ठीक है, के कंसंट्रेशन ऑफ A, इसके बेसिस पे, तो इसके ऊपर में कुछ लिखा हुआ है y, ठीक, B इसके ऊपर में लिखा है z, हो गया, ये हुआ अकॉर्डिंग टू रेट लॉ। अब हमको ये नहीं समझ में आया y और z कौन, y प्लस z दैट इज इक्वल्स टू x। जो x यहाँ पे बात किए हैं कि रिएक्टेंट का ओवरऑल एक पावर आएगा, वो इन सारे रिएक्टेंट्स के पावर का एडिशन होगा, इन सारे रिएक्टेंट्स के पावर का एडिशन होगा। एक सवाल, y आपको रिएक्शन से मिलेगा या एक्सपेरिमेंटल डेटा से मिलेगा? जेड भी डेटा से मिलेगा। अगर ये दोनों एक्सपेरिमेंटल डेटा से मिला तो x भी तो मेरा एक्सपेरिमेंटल डेटा का पार्ट हुआ। यही चीज आपको समझना है, यानी कि आप कभी भी बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन देख के डायरेक्ट रेट लॉ नहीं अप्लाई कर सकते हैं, मगर बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन देख के आप लॉ ऑफ मास एक्शन यूज कर सकते हैं, ठीक है। दोनों में डिफरेंस समझ में आया।
मेन टारगेट मेरा यही था कि हम आपको ये समझा दें कि लॉ ऑफ मास एक्शन में भी वैसा ही लिखते हैं, रेट लॉ में भी वैसा ही लिखते हैं, मगर दोनों एक ही चीज नहीं होता है। क्या ये बात क्लियर हुआ? एक लाइन केवल, क्या ये बात क्लियर हुआ? ठीक, चलिए ठीक है। दोनों में से सर रेट का वैल्यू है दोनों दूसरे इक्वल होगा ना? हाँ, होना चाहिए, ठीक है। मगर क्या है ना कि मास एक्शन टोटली डिपेंड करता है एक्टिव मास पे। तो ये जो आपके पास डेटा है या फिर जो भी कैलकुलेट करते हैं वो इक्विलिब्रियम के लिए है, उसको केवल आप इक्विलिब्रियम में ही यूज कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा, ये जो वैसा ही लिखा हुआ पार्ट इक्वेशन या रिलेशन है, ये जब आप यूज करेंगे तो केमिकल काइनेटिक्स में इसका यूज होगा। तो आपको जिस प्लेस पे यूज करना है उसके अकॉर्डिंग लिखना है कि कौन किसके प्रोपोर्शनल, उसके पावर में कौन होगा, या तो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होगा और नहीं तो फिर उसके बाद कोई एक्सपेरिमेंटल डेटा होगा। मेन बहुत थिन होता है डिफरेंस, और मेन आपका पार्ट वही है कि उस डिफरेंस को आप समझें। क्या क्लियर हुआ उदय? यस सर। ठीक, आपके क्वेश्चन में हमेशा ये लिखा रहेगा, ठीक है, कि अकॉर्डिंग टू रेट ऑफ रिएक्शन, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन। तो आपको इसका नाम देखना है, यूज करना है, ठीक है। अब इसमें एक टर्म बता रहे हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। जो x है ना, x इज कॉल्ड, जो x आप ऊपर देखे हैं, x इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, केमिकल काइनेटिक में पहला टॉपिक रेट ऑफ रिएक्शन निकालो, दूसरा टॉपिक ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालो, ठीक है। यही काम करना होता है, आपको यही चीज समझना होता है कि x जो है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। तो x अगर एक्सपेरिमेंटल डेटा है तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी कहां से मिलेगा? एक्सपेरिमेंटल डेटा से मिलेगा। तो बस एक लाइन लिख रहे हैं, देखिएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन can't be calculated from given balanced, या फिर हम सिंपल सा एक चीज लिख दें, can't be calculated theoretically, ठीक है, can't be calculated theoretically। आप theoretically केवल इक्वेशन को देख के, रिएक्शन को देख के कभी भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नहीं निकाल सकते हैं। और ये हम लोग का कहना नहीं है, ये केमिस्ट्री का कहना है, ये केमिकल काइनेटिक्स का कहना है। तो अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना होगा तो हम क्या करेंगे? हमको एक्सपेरिमेंटल डेटा चाहिए, हमको बताइए भाई कि क्या हो रहा है, तो हम जरूर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालेंगे, ठीक है। क्या आपको यहाँ पे बोर्ड पे लिखा हुआ हर एक बात समझ में आया? कहीं कुछ दिक्कत है? नहीं है तो नोट करें, ठीक, नोट कर लें इसको, कहीं कोई इशू जरूर पूछ ले। चीज को समझा रहे हैं थोड़ा। मान लीजिए ये बोला गया इन द रिएक्शन 2A gives B plus 2C, ऐसा कोई एक रिएक्शन है, ठीक है, हाइपोथेटिकल। अब क्वेश्चन में ये बोला गया कि रेट ऑफ रिएक्शन becomes 4 times if concentration of A get doubled, ठीक है, and rate becomes 2 times if concentration of B get doubled। हाँ, ठीक, रेट becomes 2 times if concentration of B get doubled। then क्वेश्चन में ये बोला गया find rate expression on basis of A and B। ध्यान दीजिए, ठीक है, A और B के रिस्पेक्ट में क्या होगा रेट एक्सप्रेशन, वो निकालना है।
पूरे क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ के सुना देते हैं और जो काम का चीज है थोड़ा हाईलाइट करते हैं। रिएक्शन दिया, रेट ऑफ रिएक्शन का बात किया, कहीं लॉ ऑफ मास एक्शन नहीं बोला, यानी कि ये सब स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट मेरे किसी काम का नहीं, ठीक है, वो सब मेरे किसी काम का नहीं। तो क्या काम करें, बोला रेट जो है ना वो 4 गुना हो जाएगा अगर आप ए को डबल करते हैं। ध्यान दीजिएगा, रेट मेरा 4 गुना हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा अगर हम ए को डबल करते हैं। तो इसका मतलब विथ रिस्पेक्ट टू ए अगर हम रेट लिखना चाहें तो रेट प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए का पावर मान लीजिए x, ए के रिस्पेक्ट में रेट, तो रेट इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर x। ऐसा अब सोचिए कि x के जगह क्या करें कि जब a 2a बने तो ये 4 बन जाए। a को 2a बनाइए तब तो डबल होगा, तो रेट मेरा 4r होना चाहिए, 4r होना चाहिए। बोलिए क्या किया जाए, x की जगह क्या पुट करें? नहीं, अरे भाई 2 स्क्वायर होगा सर सीधा 2, हाँ सिंपल 2। और दिखाते हैं, रुकिए। अब मान लेते हैं अगर किसी को दिक्कत हो ही गया, ठीक है, तो वो क्या करेगा, r के जगह आपको क्या पुट करना है, a टू द पावर x। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 4 कंसंट्रेशन a टू द पावर x दैट इज इक्वल्स टू यहाँ पे a के जगह 2a पुट कीजिए, 2a डबल कर दिए हम इसको, डबल, और यहाँ पे मेरे पास x है, ठीक। तो अब सोचिए 2 का पावर x 4 के बराबर, देखिए ना, इसको देखिए मैथमेटिकली, 2 का पावर x कंसंट्रेशन ऑफ a का पावर x, ऐसे लिख सकते हैं ना इसको, ठीक है। ये वाला इसके साथ कट गया, अब 2 का पावर x 4 के बराबर, 2 का पावर x 4 के बराबर, तो आपको नहीं लगता है कि x 2 होगा? यस सर। ठीक है, बस यही चीज आपको एनालाइज करना है। जैसे बोला गया हम आपको डिस्क्राइब करके दिखा दिए कि कैसे आप कैलकुलेट करेंगे, कैसे एनालाइज करेंगे। तो जब मेरा a 2 टाइम्स हो रहा है, a बिकम्स 2a, तो r भी मेरा क्या में बदल जा रहा है, 4r में बदल जा रहा है। तो वैसे केस में हम लिख सकते हैं कि x मेरा 2 होगा। देखिए एक्सपेरिमेंटल डेटा आपको दिया कि क्या करेंगे तो क्या होगा, यही है एक्सपेरिमेंटल डेटा जिससे हम x निकाल लिए, ठीक है। अब आगे का चीज ध्यान से, अभी हम a के रिस्पेक्ट में निकाले, b का भी डेटा दिया है तो b के रिस्पेक्ट में भी निकालेंगे। अब थोड़ा सोच के, बस एक क्रॉस क्वेश्चन पे, इसके बेसिस पे आप सोच के थोड़ा जवाब दीजिए। y इक्वल्स टू लिखना चाहते हैं, क्या लिखे? 1 y मेरे पास कितना आ गया, 1। अब देखिए आंसर देने वाले हैं, ठीक है, आंसर देने वाले हैं। ऑर्डर ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन रिएक्शन, या तो आप मेंशन कर दें विथ रिस्पेक्ट टू ए, या नहीं भी कर सकते हैं। और ये किसके बराबर होगा, जितना मेरा x आया है 2 के बराबर होगा। अगर हम लिखें ऑर्डर ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन रिएक्शन, किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू b, तो वो मेरा आंसर क्या होगा, 1, ठीक है। ऑर्डर जब निकलेगा ऐसे एक्सपेरिमेंटल डेटा पे निकलेगा। ये एक क्वेश्चन था, आपको इसमें आना 10% भी समझ में आ गया तो आप बहुत काम कर लिए। अभी इस पे बहुत क्वेश्चन होगा, ठीक है, धीरे धीरे सब आता जाएगा, एकदम एलिमेंट्री पार्ट था, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत इस क्वेश्चन से रिलेटेड तो पूछा जाए, अदरवाइज हम लोग को बस यहीं तक करना था। रेट एक्सप्रेशन निकालना था ऑन बेसिस ऑफ ए और बी। रेट एक्सप्रेशन अब क्या लिखेंगे, रेट एक्सप्रेशन, रेट इज इक्वल्स टू के एफ, देखिएगा a का पावर 2, रेट इज इक्वल्स टू के बी का पावर 1। बोलिए क्या आप इस बात को समझे? सर बैकवर्ड से सी को लिखना होगा सर, बी और सी दोनों को मिला के लिखना। एकदम ठीक। सी के बारे में मेरे क्वेश्चन में नहीं बोला, आपका क्वेरी एकदम सही है। सी के बारे में मेरे क्वेश्चन में नहीं बोला, मतलब सी कहाँ गया? सोच के कुछ भी सोच के
लिबरेट होगी। इसका मतलब है वो चेंज ही नहीं कर रहा है। ये सी रिएक्शन में पार्ट नहीं लिया। हाँ, नहीं अच्छा, पार्टिसिपेट किया मगर उसका कंसंट्रेशन चेंज नहीं हो रहा है, उसके कारण रेट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। ऐसा कौन होता है? कैटलिस्ट होता है, एकदम ठीक, मगर वो तो प्रोडक्ट का पार्ट है ना, तो कैटलिस्ट नहीं ले सकते। उस समय वो क्या होता है ना, याद है पिछले क्लास में बताए थे, अगर H2O लिक्विड के फॉर्म में रहेगा तो उसका चेंज नहीं लिया जाता है, बोले थे ना, ठीक है। बस वैसा ही कोई सॉल्वेंट है, यानी कि अगर मेरा C साइलेंट है, नहीं दिख रहा है, इसका मतलब है C का पावर ऐसे 0, ठीक है, C का पावर 0। चलिए ठीक है, आप पूछ लिए, बहुत अच्छा काम किए, अदरवाइज हम तो छोड़ के बढ़ जाते क्योंकि मेरा तो आंसर आ गया था। यहाँ KF के भी लगाना जरूरी है क्या हमको? यस सर। हाँ, अगर नहीं लगाएंगे तो पता नहीं चलेगा कि फॉरवर्ड का था, नहीं लगाएंगे पता नहीं चलेगा बैकवर्ड का था, ठीक है। नोट कीजिए, कुछ भी डाउट पूछा जाए। यूज करेंगे। हाँ, रेट एक्सप्रेशन पूछेगा, ठीक है, कुछ नहीं बोला, रेट एक्सप्रेशन यूज करेंगे हमेशा, ठीक है। अगर कभी भी इक्विलिब्रियम में क्वेश्चन रहेगा, ध्यान रखिएगा, इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन में क्या डेटा देता है वो आप जानते हैं, और उसमें वर्ड भी मेंशन रहता है इक्विलिब्रियम। अगर इक्विलिब्रियम के बारे में ऐसा कोई पार्ट बोला गया, लॉ ऑफ मास एक्शन लगेगा। अगर इक्विलिब्रियम मेंशन नहीं है और पर्टिकुलरली आपसे रेट पूछ रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन पूछ रहा है या ऑर्डर पूछ रहा है, इसका मतलब वो केमिकल काइनेटिक का केस होगा और रेट एक्सप्रेशन लगेगा, लॉ ऑफ मास एक्शन नहीं यूज करेंगे, ठीक है। हम इसको यूज कर रहे हैं। क्वेश्चन में ये लिखा 2NO plus O2 gives 2NO2 gives 2NO2। अब देखिए इसके साथ एक छोटा सा बात बता देते हैं आपको, ठीक है। ये एक एलिमेंट्री रिएक्शन है, बताएंगे क्या होता है एलिमेंट्री रिएक्शन, ठीक है। एलिमेंट्री रिएक्शन का मतलब क्या होता है वो भी सुन लीजिए, छोटा सा चीज है। which take place in single step, ठीक है, जो एक सिंगल से स्टेप में हो जाएगा, मतलब कि बस ये इसके साथ मिला और काम खत्म, ठीक। और कोई रिएक्शन ऐसा होता है जो मल्टीपल स्टेप्स में होता है, ठीक है। तो अभी हम लोग के पास एलिमेंट्री रिएक्शन, ये क्वेश्चन में दिया है, ध्यान रखिएगा, ये वर्ड क्वेश्चन में मेंशन है। आप किसी भी रिएक्शन को देख के खुद से नहीं बोल सकते हैं कि वो एलिमेंट्री है या फिर वो है ना मिक्स्ड रिएक्शन है, ठीक है। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि मेरे क्वेश्चन में क्या बोला, जो बोला हमको वही काम करना है, उसके अलावा अपने से कुछ नहीं सोचना है, ठीक है। नहीं तो केमिकल काइनेटिक में खास करके ऑर्डर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन रहेगा आप उसमें फंस जाइएगा, ठीक है। तो अभी मेरे पास ये क्वेश्चन में बोला कि ये एलिमेंट्री रिएक्शन है, हम आपको बता दिए कि एलिमेंट्री किसको कहते हैं। जब कभी भी एलिमेंट्री रिएक्शन होगा वैसे केस में इस बात का ध्यान रखें, इन एलिमेंट्री रिएक्शन rate law and mass action are same। इसका क्या मीनिंग हुआ बोलिए तो, इस लाइन का क्या मीनिंग समझे आप, इस लाइन का पढ़ के कोई नहीं, अरे इसका मीनिंग क्या है? हाँ एकदम ठीक, इसका मतलब ये हुआ ना, इसका मीनिंग जो निकाल के अभी कंक्लूजन हमको लास्ट में बोले वो पूरा कंक्लूजन था, फाइनल था। इसका मीनिंग ये हुआ कि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा दैट इज इक्वल्स टू द सम ऑफ स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। किसके लिए? एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए। वर्ड के साथ रिलेट करके रखिएगा। एलिमेंट्री रिएक्शन जो होता है, जो एक स्टेप में होता है, उसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सम ऑफ स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स के बराबर होता है। उस जगह पे रेट लॉ
और लॉ ऑफ मास एक्शन दोनों सेम होता है, दोनों एक जैसा होता है। यानी कि अगर क्वेश्चन बोला कि ये एलिमेंट्री है और हमसे मांगा ऑर्डर बताओ, क्वेश्चन हम लिखे थे, थोड़ा सा थ्योरी दे दिए। क्वेश्चन ये बोला फाइंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। देखिए ये है मेरे पास क्वेश्चन, ठीक है, तो क्यों नहीं हम क्वेश्चन यहीं पे लिख दे, ये वाला बस एक पॉइंट बना दे, ठीक है। फाइंड ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन हम लिखेंगे कि रेट जो होगा इसके टाइम, सोच के बोलिए, कंसेंट्रेशन ऑफ NO का पावर क्या लिखे, 2, और कंसेंट्रेशन ऑफ O2 का पावर क्या लिखे, 1 रहेगा। अब उसके बाद इसका जो सम होता है, कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स का जो सम होता है पावर का, वही होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो फाइनली ये रेट लॉ से लिखा गया और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दैट इज इक्वल्स टू 2 + 1, कहने का मतलब कितना, 3, ठीक है। ऐसे निकालना है आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और इस चीज को बस देखते चलिए थोड़ा सा और हाइपोथेटिकल बात, हाँ, 2A + B gives 2C + 3D, ऐसा है मान लीजिए, ठीक है। हम फॉरवर्ड पे बात कर रहे हैं। अगर हम लिखें R इज इक्वल्स टू, ध्यान से, R इज इक्वल्स टू K कंसेंट्रेशन ऑफ A का पावर 2 कंसेंट्रेशन ऑफ B, ये लिखे। और हम लिखें R इज इक्वल्स टू K कंसेंट्रेशन ऑफ A का पावर X या 1/2 और कंसेंट्रेशन ऑफ B का पावर 2, ऐसा कुछ, ठीक। सोच के बोलिए, अगर कोई ये बोल दे नॉट एलिमेंट्री, ये रिएक्शन एलिमेंट्री नहीं है, ये बताया हमको क्वेश्चन कि ये रिएक्शन एलिमेंट्री नहीं है, अब उसके बेसिस पे सोच के जवाब दीजिएगा, क्या ये रेट लॉ के अकॉर्डिंग है या लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग है? ये मास एक्शन के अकॉर्डिंग है। अगर कोई बोला कि देखो ऑर्डर 2 + 1 3 होगा, सही बोला कि गलत बोला? ये गलत है क्योंकि ये एलिमेंट्री नहीं है। अगर ये एलिमेंट्री होता तो ये सही हो जाता, ठीक है। अच्छा, अब क्या है कि यहाँ पे एक आपको प्रोवाइडेड है, रेट का एक्सप्रेशन प्रोवाइडेड है, आप इसको मैच किए, किससे मैच किए, स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट से। क्या वो स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट के बराबर है, हाँ कि ना? नहीं। तो आपको ये पता चला कि ये जो दिया ना, ये ऐसे ही नहीं दिया, ये एक्सपेरिमेंटल डेटा दिया। आपको खुद से डिसाइड करना होता है क्वेश्चन में, ये एक्सपेरिमेंटल डेटा के बेसिस पे हमको एक रेट एक्सप्रेशन दिया अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन की रेट लॉ के अकॉर्डिंग दिया। तो अब हम यहां से ऑर्डर निकाल के बोलना क्या चाहते हैं कि 1/2 + 2 मतलब 5/2, सही कि गलत? ये सही, ठीक है, ये सही है। तो आप अभी समझे कि डेटा अगर दिया है एलिमेंट्री नहीं है, तो ये जो स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट्स है उसका सम रॉन्ग हो जाएगा अगर आप ऑर्डर बोलते हैं तो। अगर कोई एक्सपेरिमेंटल डेटा दिया तो जो पावर का सम होगा वही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बराबर होगा। अब देखिए एक क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू एक्सपेरिमेंटल डेटा रेट ऑफ रिएक्शन इज के टाइम A का पावर 2 और B का पावर यहाँ पे दिया है 0, ठीक है, और कंसेंट्रेशन ऑफ C का पावर दिया है -1/2, ठीक है, -1/2। आपसे पूछा गया ऑर्डर बताओ, बोलिए क्या बोलिएगा? क्या बोले फिर से एक बार, कोई कुछ बोल रहा था? 1.5 हो जाएगा। 1.5 हो जाएगा, ठीक है। और कोई पूछे कुछ टाइप ऑफ रिएक्शन करके? सर टाइप ऑफ रिएक्शन एलिमेंट्री है कि नहीं? अच्छा, ये क्वेश्चन में बताया नहीं, यही ना ये क्वेश्चन। देखिए, जब कभी भी ना ये बात बोल दे, वर्ड क्या बोला? एक्सपेरिमेंटल। अगर एक्सपेरिमेंटल डेटा है तो उसको केमिकल रिएक्शन से कोई लेना देना नहीं है, उसको स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। यही सब चीज होता है वर्ड। आप जब डाउट पूछते हैं, आप कुछ बोलते हैं, बिल्कुल मेरे से डिस्कस कीजिए
क्योंकि जैसे जैसे हम आपसे पूछेंगे, आपके मुंह से अगर कोई एक कंफ्यूजन भी निकल गया, हम उसको बताएंगे, तभी तो जाके वो क्लियर होगा। देखिए, अगर ये वर्ड दे दिया कि एक्सपेरिमेंटल डेटा है, तो लॉ ऑफ मास एक्शन के बारे में सोचना ही नहीं है। इसका मतलब पूरा एक्सप्रेशन रेट लॉ के अकॉर्डिंग है। ये वर्ड रेट लॉ बताता है, ठीक है, ये वर्ड रेट लॉ बताता है। हाँ? अब रेट लॉ के अकॉर्डिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अगर निकालेंगे, तो जितना भी रिएक्टेंट्स है उसके पावर को केवल हमको ऐड करना है, उसके पावर को ऐड करना है। ऐड करके जो मिल जाएगा वो मेरा आंसर हो जाएगा 5/2। सही, मेरा मिस्टेक। 3/2। हाँ हाँ हाँ, एकदम ठीक, 3/2। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ। क्या आप कैटलिस्ट जानते हैं? कैटलिस्ट, कैटलिस्ट, कैटलिस्ट कितने टाइप का? कौन कौन? एक तो पॉजिटिव, एक नेगेटिव। ठीक है, पॉजिटिव कैटलिस्ट, नेगेटिव कैटलिस्ट। पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या करता है कि रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है। पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या करेगा? रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करेगा, 2 टाइम 3 टाइम कुछ टाइम इंक्रीज करेगा। ठीक है, और नेगेटिव कैटलिस्ट क्या करता है? रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज, रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज करेगा। ठीक है, ये डिक्रीज करता है, उसी को हम लोग पॉइजन भी कहते हैं। इनहिबिटर का नाम सुने हैं? इनहिबिटर, यस सर। कौन? अरे बोलिए, बायोलॉजी सुने हैं? जरूर, बायोलॉजी जरूर सुने हैं। यस सर। हाँ, तो क्या होता है अंशु? इनहिबिटर जो compete करता है किसी कैटलिस्ट से और एक्टिव साइट को ब्लॉक कर देता है। एक्टिव साइट को ब्लॉक करता है, एक्टिव साइट को ब्लॉक करता है। इसका मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन को कम कर देता है। सही, यस सर। ठीक है। इनहिबिटर वही है जो रेट ऑफ रिएक्शन को कम करता है, उसको इनहिबिटर भी कहते हैं। ठीक है, और वो नेगेटिव कैटलिस्ट की तरह बिहेव करता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि एक पॉजिटिव जो बढ़ा देगा और एक नेगेटिव जो घटा देगा। ठीक है, इसी को इनहिबिटर कहते हैं। वर्ड को लाना इसलिए जरूरी था क्योंकि वर्ड के कारण कोई कोई इसका मीनिंग नहीं समझते। इनहिबिटर, पॉइजन, नेगेटिव कैटलिस्ट एक तरह बिहेव करेगा, और जो पॉजिटिव कैटलिस्ट है वो तो खैर हमेशा रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाएगा। ठीक है, देखिए सोच के बताइएगा, सोच के बताइएगा, ये जो इफेक्ट आया, ये पॉजिटिव मान लीजिए कैटलिस्ट का इफेक्ट है, मान के चलिएगा। ठीक है, ये जो इफेक्ट आया, ये पॉजिटिव कैटलिस्ट या नेगेटिव कैटलिस्ट के कारण? पॉजिटिव। ये पॉजिटिव के कारण। यहाँ 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 नो इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, नो इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। यहाँ यहाँ नेगेटिव कैटलिस्ट, ये इनहिबिटर के कारण हुआ। अगर कभी भी ऑर्डर, किसी भी एक पर्टिकुलर रिएक्टेंट का ऑर्डर नेगेटिव होता है, तो वो इनहिबिटर्स के कारण होता है या इनहिबिटर का ही होता है। या तो इनहिबिटर्स के कारण होता है या इनहिबिटर का ही होता है। ठीक है, जब भी बढ़ेगा बढ़ेगा तो वैसे केस में हमेशा पॉजिटिव कैटलिस्ट अगर है तो सपोर्ट करना है। अगर कोई इफेक्ट नहीं हुआ, जीरो कर दिया, वहां पे कैटलिस्ट का कोई इफेक्ट नहीं है, कोई इफेक्ट अगर कैटलिस्ट का नहीं है, मतलब उसके कारण रेट ऑफ रिएक्शन ना तो बढ़ेगा ना ही घटेगा। अगर कैटलिस्ट का इफेक्ट नहीं है, उसके कारण रेट ऑफ रिएक्शन ना बढ़ेगा ना घटेगा। ठीक है, और वो बताने वाला कौन? जीरो। तो इसीलिए 3 टाइप का नंबर लिए थे हम, पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव, ताकि आपको समझाया जा सके कि कौन क्या करता है। क्लियर है ये बात? ये कोई बड़ा चीज नहीं इस क्वेश्चन में। बड़ा चीज ये है कि आप इन तीनों नंबर्स को समझे। अगर 1 हो तो भी सर पॉजिटिव इफेक्ट होगा। 1 रहेगा तो पॉजिटिव इफेक्ट नहीं होगा ना, क्योंकि उस जगह पे भी तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि उसका अगर हम लोग बढ़ाएंगे कुछ भी वैल्यू तो दूसरे पे इफेक्ट ही नहीं आएगा। ठीक है, तो 0 और 1 दोनों का मतलब नो इफेक्ट, 0 और 1 का मतलब नो इफेक्ट। ठीक है, चलिए नोट किया जाए, और कुछ भी डाउट है तो पूछें, डिस्कस करना है तो वर्ड भी उठा सकते हैं, सर ऐसा होगा वैसा होगा, कुछ भी। -1 है तब भी -1 कौन कैटेगरी में आएगा? नेगेटिव में आएगा। नेगेटिव में। हाँ, तो वो डिक्रीज करेगा। +1 रहेगा और 0 रहेगा तो कोई इफेक्ट नहीं। ठीक है, अगर माइनस में कुछ भी है, माइनस में कुछ भी है, तो उसका इफेक्ट होगा इनहिबिटर की तरह। देखिए वो ना काम कौन करता है? मैथमेटिक्स करता है। देखिएगा,
मान लीजिए जैसे a का पावर आप बोले ना -1 रहेगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो इसको 1 बाई रेसिप्रोकल हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। अब अगर आप इसको बढ़ाते जाइएगा तो पूरा का पूरा रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, घटता जाएगा। अगर आप A का कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन घटेगा। तो कौन सा ऐसा पार्ट है जो रेट ऑफ रिएक्शन को घटा रहा है, तो वो इनहिबिटर होता है जो रेट ऑफ रिएक्शन को घटाता है। समझे? ठीक। रेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकल जाएगा। यानी कि ये कहना चाहते हैं कि अगर ये गिवन है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ अगर ये गिवन है कि रेट इज प्रोपोर्शनल टू a का पावर x, b का पावर y और c का पावर z, अगर ये गिवन है तो इसके अकॉर्डिंग आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो बोलेंगे दैट इज x प्लस वाई प्लस जेड, या जितना दिया है सबको ऐड कर दीजिए। ठीक है, बस सिंपल सा बात ये था। अगर एलिमेंट्री है, इन एलिमेंट्री रिएक्शन हम लोग को क्या करना चाहिए, इन एलिमेंट्री रिएक्शन हम बोलेंगे जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा दैट इज इक्वल्स टू द सम ऑफ स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है, ये चीज हम लोग बोलेंगे। हाँ? एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होता है जो स्टेप बाय स्टेप होता है। दूसरा बात, किसी भी रिएक्शन को देख के आप नहीं बता सकते हैं कि वो कॉम्प्लेक्स है या एलिमेंट्री है। जैसे देखिए H2 प्लस I2 अगर 2HI दे, ये दिया है छोटा मोटा चीज बताते चलेंगे, उसको याद रखिएगा। और Br2 is 2HBr, देखने में दोनों में क्या डिफरेंस दिख रहा है, बस और तो कुछ नहीं। रिएक्शन अगर देखें तो हम यही बोलेंगे कि हाइड्रोजन हैलोजन से रिएक्शन करके हाइड्रोजन हैलाइड बना रहा है। दोनों जगह वही बात बोलेंगे, हाइड्रोजन हैलोजन से रिएक्शन करके हाइड्रोजन हैलाइड बना रहा है, दोनों जगह वही चीज है। मगर ये होता है एलिमेंट्री, ये एलिमेंट्री रिएक्शन है, ठीक है, और ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। कॉम्प्लेक्स होने का मतलब क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का मतलब क्या हो गया, टेक प्लेस, इसका मतलब होता है टेक प्लेस इन मल्टीपल स्टेप्स। मल्टीपल मतलब एक से ज्यादा हुआ तो मल्टीपल, ठीक है, इन मल्टीपल स्टेप्स। जो भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होता है वो हमेशा मल्टीपल स्टेप्स में होता है, ठीक है, वो हमेशा मल्टीपल स्टेप्स। अब देखिए दोनों को देखने में आपको कोई डिफरेंस नहीं लग रहा है, इसीलिए बोला गया है केमिकल काइनेटिक में और केमिस्ट्री में कि कभी भी खुद से देख के मत बोलिएगा कि कौन रिएक्शन एलिमेंट्री है और कौन रिएक्शन कॉम्प्लेक्स है। उसके लिए आप हमेशा क्वेश्चन पे रिलाई करें। क्वेश्चन में ये मेंशन रहेगा कि देखो ये एलिमेंट्री रिएक्शन है तो आप वैसे कैलकुलेट करेंगे, क्वेश्चन में ये मेंशन रहेगा देखो ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, आप वैसे उसको ट्रीट करेंगे, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। अब देख के एलिमेंट्री नहीं बता सकते, मगर आपको एक दो छोटा छोटा चीज बताते हैं कि देख के आप ये बता दीजिएगा, किसी किसी में, हर में नहीं, ठीक है, किसी किसी में देख के आप ये बता दीजिएगा कि वो क्या होता है कि एक टाइप का कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होता है। दिखा रहे हैं, एक एग्जांपल दिखा रहे हैं, फिर उसके बाद डील किया जाएगा, कॉम्प्लेक्स पे भी डील होगा। देखिए एक रिएक्शन लिखा 5Br माइनस प्लस BrO3 माइनस प्लस 6H प्लस gives 3Br2 प्लस 3H2 ऐसा। खैर आदमी देखेगा कि इतना सारा टर्म तो बोलेगा कि ये तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, ठीक है, मगर हम आपको एक चीज बता रहे हैं कैसे सोचा जाता है, ठीक है। एक वर्ड आएगा मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन, उस समय हम आपको बताएंगे। अभी देखिए थोड़ा सोचने के लिए 5 5 1, ठीक है, 6 दैट इज इक्वल्स टू कितना 12। अगर ये वैल्यू यानी सम ऑफ स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स अगर कभी भी 3 से ज्यादा होता है, यानी 4 5 6 7 8 ऐसा करके कुछ भी, ठीक है, जब भी सम ऑफ स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट ग्रेटर देन 3 होता है, वैसे केस में रिएक्शन हमेशा ऑलवेज
कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होता है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन पहचानने का एक ये तरीका, जब भी सम ऑफ स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स, रिएक्टेंट्स का सम ऑफ स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स 3 से ज्यादा होगा, 3 से ज्यादा होगा, नॉट इक्वल्स टू 3 बोले, 3 से ज्यादा होगा, 4 5 6 7 ऐसे, उस समय आप बोलेंगे कि वो एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होता है। वो कैसा होता है? एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होता है। और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होने का मतलब क्या है? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होने का मतलब क्या है कि टेक प्लेस इन मल्टीपल स्टेप्स, इन मल्टीपल स्टेप्स में ये रिएक्शन एग्जिस्ट करता है, 1 2 3 कुछ भी ऐसा हो सकता है, ठीक है। अब इसमें एक और बात का ध्यान रखिएगा, इन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ठीक है, स्लोवेस्ट स्टेप इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। कहीं पढ़े हैं? ये सिर्फ क्लास में बोलते थे। हम क्लास में बोलते थे, ये हर जगह आता है। कहीं पे भी अगर कोई रिएक्शन जो मल्टीपल स्टेप्स में हो रहा है, उसमें जो स्लोएस्ट स्टेप होगा इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अब सोचिए, रेट निकालने के लिए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में जो मल्टीपल स्टेप होता है, उसमें जो सबसे स्लो होगा स्टेप, वही रेट डिटरमाइन करेगा। मीनिंग देखिए, मीनिंग क्या, मान लीजिए ए को डाले और वही 5-10 मिनट के बाद ई बन के बाहर निकला, तो आप समझ गए रिएक्टेंट मेरा कौन है और फाइनल प्रोडक्ट कौन है। अब ये हुआ कैसे कि सबसे पहले ए जो है वो बी में कन्वर्ट हुआ, फिर थोड़ी देर बाद अंदर ही अंदर बी सी में कन्वर्ट हुआ, ठीक है, फिर सी कन्वर्ट हुआ डी में, और फाइनली जो डी था 4th स्टेप में, जो डी था वो कन्वर्ट हो गया ई में, ठीक है। कितने स्टेप में हुआ ये रिएक्शन? 4 स्टेप में ये रिएक्शन हुआ। हमको डेटा मिला, ठीक है, हम उसको बैठ के ऑब्जर्व कर रहे थे, घड़ी बड़ी देख रहे थे, एकदम ऑब्जर्व कर रहे थे क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कौन चेंज कर रहा है, कितना आगे कितना पीछे, क्या बना, फ्यूम निकला, कलर चेंज हुआ, सब। उसके बाद हमको ये पता चला ए से बी बनना सबसे स्लो था, उसके बाद ये फास्ट तुरंत हुआ, ठीक है, सब एकदम तुरंत हुआ। अब अगर कोई हमसे बोले कि इसके लिए तुम रेट एक्सप्रेशन दो, इसके लिए इस वाले रिएक्शन का रेट एक्सप्रेशन दो, तो रेट एक्सप्रेशन में सोच के बताइए, 1 को यूज करें, 2 को यूज करें, 3 या 4? 1 को यूज करेंगे। यानी कि फॉर रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग किसको यूज करेंगे? वी यूज फर्स्ट स्टेप। क्यों फर्स्ट स्टेप को यूज किए? क्योंकि फर्स्ट स्टेप ही मेरा स्लोएस्ट स्टेप था, क्या आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ऐसे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का? आगे अभी ये खत्म नहीं हुआ, ठीक है, ये अभी आगे और आएगा। अभी तो क्योंकि जरूरत है, क्योंकि समझाना पड़ रहा है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कब स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट के सम के बराबर होगा और कब नहीं होगा, इसलिए 2 वर्ड को हम बार-बार लेके चल रहे हैं, एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स। इसका पूरा का पूरा डिस्कशन मॉलिक्यूलैरिटी एक टॉपिक है, इसी में मॉलिक्यूलैरिटी, उस समय आपको ये समझाया जाएगा, बताया जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये चीज हो गया था कि हम लोग अभी लिखे थे, अगर हो गया हो तो हम मिटा देंगे, आप हाँ बोल दें, ठीक है, और नहीं हुआ तो नोट कीजिएगा, ठीक है, लिख लीजिए, टाइम है, वेट लॉस से आने का चांस कम रहता है, ठीक है। और देखिए, मान लीजिए जैसे एक रेट एक्सप्रेशन दिया R इज इक्वल्स टू K कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और इसके पावर में यहाँ लिखा है X, तो जिसका जो मीनिंग है थोड़ा समझाएंगे, है ना, बोला जाए K जो है ये क्या है? रेट कांस्टेंट, इसको क्या बोलेंगे? रेट कांस्टेंट। दूसरा X जो है, ये X क्या कहलाएगा? इट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये कहलाएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक। इसके बेसिस पे थोड़ा सोच के अगर हम K को लिखना चाहें, K को, तो हम ये लिख सकते हैं रेट, और इसके डिवीजन में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू द पावर X,
ये लिखा जा सकता है। अब रेट कांस्टेंट के लिए हम लोग को चाहिए यूनिट। तो सोचिए यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट क्या होगा, दैट इज इक्वल्स टू रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट क्या होता है, मोल पर लीटर पर ठीक है। अगर किसी को नहीं याद है तो ध्यान रखिएगा, रेट जो होता है ये डी कंसंट्रेशन आर बाई डी होता है, ऐसा होता है, प्लस या माइनस वैसा। तो इसके अकॉर्डिंग अगर चले तो ऊपर कंसंट्रेशन नीचे टाइम, ऊपर कंसंट्रेशन नीचे टाइम, कंसंट्रेशन क्या होगा मोल पर लीटर, मोलारिटी यूज करेंगे मोल पर लीटर, नीचे कौन टाइम, तो पर सेकंड यूज करेंगे, पर सेकंड। तो क्या कह सकते हैं इसके लिए, मोल पर लीटर पर सेकंड, ठीक है। तो इसके लिए मोल, ठीक है, पर लीटर पर सेकंड ऐसा है, ठीक है, मोल पर लीटर पर सेकंड यह है। अच्छा नीचे वाला का यूनिट क्या होगा बोलिए तो, मोल पर लीटर के मोल पर लीटर के पावर माइनस एक्स, यस ठीक है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, मोल पर लीटर के पावर माइनस एक्स। अब दो चीज, क्या इसको इसके साथ ऑपरेट कर सकते हैं, यस ठीक है। तो क्या हम इसको 1 माइनस एक्स लिख सकते हैं, लिखा जा सकता है, ठीक है। ये और इसके साथ में पर सेकंड, ठीक है, पर सेकंड। तो आप कहना चाहते हैं कि कंसंट्रेशन का पावर 1 माइनस एक्स और पर सेकंड, ठीक है, कंसंट्रेशन का पावर 1 माइनस एक्स और पर सेकंड। ये आया मेरे पास यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। मान लीजिए जैसे सबसे पहला x का वैल्यू 1 हो जाए तो इसको नाम दिया जाता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्योंकि x का वैल्यू 1 है ना तो ऑर्डर 1 हो गया। x का वैल्यू देखिए ना, देखिए ये x मतलब ऑर्डर, ठीक है। अगर x का वैल्यू 1 है तो ऑर्डर कितना हो गया 1, और अगर ऑर्डर 1 हो गया तो सिंपल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए यूनिट ऑफ k सोच के बताइए, यहां से सोचिए और बोलते चलिए, सिंपल सेकंड इनवर्स होगा। ये तो 1 माइनस 1 0 हो गया, ये खत्म, केवल ये बच गया, सेकंड इनवर्स हो गया। दूसरा अगर x का वैल्यू 2 हो जाए नाम क्या होगा, इट इज सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। वैसे केस में यूनिट ऑफ k बोलिए, यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो -1 निकलेगा, तो पर मोल लीटर, नहीं समझे, x के जगह 2 पुट कर दिए, x के जगह 2 पुट किए तो ये -1 दिया, -1 यहाँ लग गया, पर मोल लीटर कह सकते हैं क्या, सेकंड इनवर्स, ठीक है। तो हम यहाँ बोले क्या, ध्यान से, पर मोल लीटर पर सेकंड। क्या हम इसको ऐसे लिखें, कंसंट्रेशन का पावर -1 पर सेकंड, ठीक है। तो जब कभी भी सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होगा यूनिट ऑफ k, आप जैसे समझना चाहें वैसे समझिए, दोनों चीज लिखा होगा। जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, बोलिए यूनिट क्या होगा, जीरो ऑर्डर, एकदम ठीक। अगर x का वैल्यू 0 हो जाए यानी इसका नाम हो गया जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। वैसे केस में यूनिट ऑफ k दैट इज इक्वल्स टू x के जगह पे 0 पुट किया गया तो मोल पर लीटर पर सेकंड, सिंपल मोल पर लीटर पर सेकंड, ठीक है। इसी चीज को अगर लिखे तो ऐसे कह सकते हैं कि कंसंट्रेशन पर सेकंड, कंसंट्रेशन पर सेकंड। तो अब अगर आपसे ये बोला गया कि देखो जीरो ऑर्डर हो गया, फर्स्ट ऑर्डर हो गया, सेकंड ऑर्डर हो गया, थर्ड ऑर्डर के लिए बताओ यूनिट ऑफ k क्या होगा, निकाल के बता सकते हैं, ठीक है। इतना काम कर लीजिएगा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, एकदम ठीक, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नाम है फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, और इसका इंपॉर्टेंस भी बता रहे हैं। आपसे बोलेगा, ठीक है, आपसे बोलेगा क्वेश्चन में वैल्यू ऑफ k दैट इज इक्वल्स टू समथिंग 2.5 पर सेकंड, ठीक। जब आप क्वेश्चन बनाइएगा ना तो आपको नीड फील होगा
कि हमको कहीं से पता चल जाए कि ये कौन से ऑर्डर का रिएक्शन है, तब हम सॉल्व कर ले, मगर क्वेश्चन नहीं बताएगा। क्वेश्चन नहीं बताएगा ये कौन से ऑर्डर का रिएक्शन है, मगर वो हिडन रहेगा। कहां रहेगा? के यूनिट में। इसलिए यूनिट ऑफ के इंपॉर्टेंट होता है, के यूनिट में ये इंपॉर्टेंट होता है। के का यूनिट देखें पर सेकेंड, उल्टा सोचे। के का यूनिट देखें पर सेकेंड, उल्टा सोचे कि के का यूनिट पर सेकेंड फर्स्ट ऑर्डर में होता है, मतलब जो कैलकुलेशन करना है वो फर्स्ट ऑर्डर के लिए कैलकुलेशन करना है। ये इसका इंपॉर्टेंस होता है। इसलिए यूनिट ऑफ के आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के अकॉर्डिंग पार्ट बाय पार्ट याद होना चाहिए। एटलीस्ट आपको ये याद होना चाहिए, ठीक है, ये चीज याद होना चाहिए। चलिए इसको नोट करेंगे, आज यही खत्म करते हैं।